कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुधांशु कालरा, जो कि वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ हैं और आज एक महत्वपूर्ण दिवस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस। डॉक्टर कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर कालरा, कभी भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई खास थीम होती है। इस बार यदि विश्व अस्थमा रोग दिवस की बात करें तो क्या कुछ खास थीम है? हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व अस्थमा दिवस पर एक विशेष थीम है और वो है एस्थमा केयर फॉर ऑल, यानी एस्थमा का उपचार सभी के लिए संभव हो सके। यह देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जो एस्थमा के ट्रीटमेंट में दिख रहा है। इन सिचुएशंस को, ऐसी स्थितियों को कम किया जा सके और दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उस कम की जा सके। हर वर्ग को, हर देश के हर नागरिक को अगर उसको एस्थमा है तो सही एस्थमा का उपचार मिल सके, इस प्रयास की ओर इस बार का ये वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर कालरा, श्वास रोग, दमा या अस्थमा, सामान्य तौर पर इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में ये है क्या? अनिल जी, एस्थमा एक बहुत ही कॉमन श्वास रोग है आज के समय में। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक बीमारी है, एलर्जिक डिसऑर्डर है। जब हम किसी भी एलर्जी तत्व को अपने सांस के द्वारा अपने सांस की नलियों में ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। शुरुआत नाक से होती है, जहाँ पे हमें छींके आना, नाक में खुजली होना। जब एलर्जी धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, गले के रास्ते में आती है तो खांसी होना। फिर जब बीमारी और बढ़ती है, एलर्जी और नीचे की तरफ जाती है तो सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, बलगम निकलना शुरू हो जाता है। तो यही वो स्थिति जहाँ पे सांस की नलियों में या एयरवेज में सूजन आ जाती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, वही एस्थमा है। अब जानना चाहेंगे इसके पीछे खास कारण क्या है? यह देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों में एस्थमा की जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इस वक्त अगर हम भारत को ही लें तो कम से कम 40 से 45 मिलियन मरीज़ हमारे देश में भी हैं और ये निरंतर बढ़ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण जो है वो पॉल्यूशन है और उसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है वो है बहुत ख़राब हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। खासकर बच्चों में जब हम एस्थमा के केसेस को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनका मोटापा, उनका जीवन शैली में जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रयोग, हर टाइम एक पौष्टिक भारतीय खाना ना खाते हुए वेस्टर्न फूड की तरफ, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, पिज़्ज़ा, बर्गर्स की तरफ जाना, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह किसी एक आयु तक सीमित नहीं है। हर वर्ग के लोग आजकल इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये सब चीज़ें एस्थमा को और बढ़ाती हैं। इसके साथ में एस्थमा के कई और ट्रिगर्स हैं, जैसे घर में आपने पालतू जानवर पाले हुए हैं, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, बिल्ली है, हो सकता है कुछ लोग बर्ड्स भी पालते हैं। तो इन सब के फेदर्स में, इन सब के हेयर्स में, इनके बालों में कुछ ऐसे एलर्जिक तत्व होते हैं जो सांस की नलियों में सूजन पैदा करते हैं। फिर आप जो डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उनकी खुशबू से कई बार ये एलर्जी हमारे सांस की नलियों में आ जाती है। फिर कुछ दवाएं हैं जैसे कि एस्पिरिन है या जो आम पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं जिसको बुखार में और दर्द में, कुछ लोग उससे बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो भी हमारे सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करते हैं। फिर गैस की प्रॉब्लम जिसको हम GERD करते हैं, कुछ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है एस्थमा का। कई बार सिर्फ अगर हम पेट में जो हमारे डिस्पेक्टिव सिम्टम्स हैं या एसिडिटी वाले सिम्टम्स हैं, अगर हम उसको ही कम कर लें तो हमारे एस्थमा के लक्षण काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यह मूलतः एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हम एस्थमा के लक्षणों को देखते हैं। क्या कुछ जेनेटिक कारण भी इसके पीछे, जिसे आनुवंशिकता कहते हैं? जी, एस्थमा एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। बहुत सारे कारण हैं जो मैंने कुछ गिनाए। कुछ उसमें एनवायरनमेंट का रोल रहता है और कुछ हद तक इसमें आनुवंशिकता भी देखी गई है कि अगर माता पिता एस्थमा हैं, एस्थमेटिक हैं, तो अगली संतानें जो हैं उनमें एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि ये कोई 100% नहीं कि सभी एस्थमा पेशेंट्स के बच्चे एस्थमेटिक होंगे। उसमें कई और फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं।
डॉक्टर सुधांशु कालरा, अब जानना चाहेंगे कि इसमें खास लक्षण क्या प्रकट होते हैं, कैसे अन्य श्वास के रोगों से हम इसको अलग कर सकते हैं। किसी भी सांस रोग की तरह एस्मा के भी 3 मुख्य लक्षण रहते हैं। नाक का बहना, छींके आना, उसके बाद खांसी का आना। खांसी के साथ साथ जब बीमारी बढ़ती है तो उसमें बलगम का आ जाना, छाती में दर्द रहना, और जब बीमारी और आगे बढ़ जाती है तो फिर सांस का फूलना या पसली का चलना। तो यह 4-5 विशेष लक्षण हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। यही लक्षण हमें सांस की बाकी बीमारियों में भी मिलते हैं। और बीमारियों में और इसमें जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एस्थमा जो कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, वह कुछ विशेष समय में अपने लक्षण ज़्यादा दिखाता है। जैसे अगर आपको पोलन से एलर्जी है तो स्प्रिंग टाइम में, यानी जिस मौसम में ज़्यादा पराग है, फूल खिल रहे हैं या आम लीची पे बोर आ रहा है, उस वक्त आपका ये लक्षण जो है वो ज़्यादा आएंगे। किसी को बरसात के दिनों में जब उमस ज़्यादा है, कुछ फफूंदी हवा में रहती हैं, किसी को उस वक्त आएगा। किसी को जब ठंड के महीने आने शुरू होते हैं, उसमें ठंड की वजह से सांस की नलियों में संकुचन हो जाता है, तो सर्दी के आने से वो लक्षण होते हैं। तो यह आपको वो लक्षण जो समय के साथ आते जाते रहते हैं वो एस्थमा की तरफ इंडिकेट करते हैं। बाकी किसी भी इन लक्षणों को हम इससे पहले कि एस्थमा हो ये कहें, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। बाकी श्वास रोगों को हमें प्रॉपरली डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उनको अलग करते हुए फिर हमें एस्थमा के बारे में बात करनी चाहिए। जी, आपने जांचों की बात की, खास तौर से कौन सी जांचें हैं जब हम निदान की बात करते हैं? जब भी ये लक्षण लेके हमारे पास मरीज आते हैं तो हम एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि आपको यह लक्षण किस समय हुए, आपने क्या इनमें से किसी चीज़ का प्रयोग किया जिनके बारे में मैंने अभी बात करी, कोई ऐसा ट्रिगर है जिसको लेते हुए या खाते हुए आपको ये लक्षण हुए, उसके बाद किन महीनों में आपको ज़्यादा परेशानी हुई, वो डायरी आपको बता देगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जिनको मार्च में ही प्रॉब्लम होती है और वही डेज़ और उन्हीं डेट्स पे वो मेरे पास आते हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपना प्रॉपर इलाज करेंगे तो ये बीमारी इसी टाइम में सीमित रहेगी, वरना ये जो 1 महीने की कहानी है वो पूरे 12 महीने में सीमित हो जाएगी। अब जब हमने हिस्ट्री एक प्रॉपर ले ली है, उसके बाद एक चेस्ट एक्सरे और कुछ खून की और बलगम की जांच, ताकि ट्यूबरकुलोसिस को एक बार उसको अलग कर लिया जाए कि ये टीबी तो नहीं है, और एक बार ये कंफर्म हो गया कि कोई इन्फेक्शन नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे मरीजों के खून की जांच में इओसिनोफिल्स या कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जो एलर्जी की तरफ इंडिकेट करती हैं। इसके बाद फिर हम स्पायरोमीट्री, एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम छुपे हुए एस्थमा को भी, हम अर्ली एस्थमा को भी या माइल्ड एस्थमा को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सांस की नलियों में संकुचित को हम उसको एक प्रॉपर डेटा दे सकते हैं, एक प्रॉपर फिगर दे सकते हैं। ये तो बात हुई जांचों की, निदान की। हम जानना चाहेंगे कि उपचार क्या है इसका। क्या ये आजीवन रहने वाली बीमारी है? ऐसा कहा जाता है कि जो दमा है ये दम के साथ ही निकलता है। जी देखिए, ये कहा जाता है कि जो आपने कहा कि दम के साथ ही निकलता है, ये इसलिए क्योंकि हम एस्थमा को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। हम एस्थमा को अच्छा कंट्रोल दे सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि एस्थमा के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वातावरण में हैं, हमारे लाइफस्टाइल में हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में हैं। तो ऐसे में जब चीज़ें बाहर से हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं तो उन चीज़ों को हमें सिर्फ कंट्रोल ही कर सकते हैं। और आज से 25-30 साल पहले सिर्फ टैबलेट्स हुआ करती थी स्टेरॉइड की, या कुछ ऐसी टैबलेट्स होती थी जो सांस की नलियों को खोलती थी, जिनके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम थे। आज के टाइम में बहुत अच्छी विधाएं हैं, इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, जिसके द्वारा हम एस्थमा का बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ों को ये समझना कि फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो है वो इनहेलर है। यानी कि अगर आपको कोई डॉक्टर टैबलेट्स लिख रहा है साथ में, तो बीमारी काफ़ी बड़ी हुई है। हम इनहेलर से एस्थमा का बहुत बढ़िया कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनहेलर भी, उसमें भी ऐसे इनहेलर जो कुछ तो इमीडिएट रिलीफ देते हैं और कुछ ऐसे जो बीमारी की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह से दोनों तरह के इनहेलर्स की बारे में जानें और जैसा आपको बताया जाए इनहेलर्स का प्रयोग करें। अब डॉक्टर साहब, बचाव की बात करते हैं, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसमें एलर्जेंस हो सकते हैं, तो बचाव का क्या तरीका है, जरिया है? देखिए, आप अपने लक्षणों की एक डायरी बनाएं, और यदि आपको उस विशेष टाइम में वो सिम्टम्स हो रहे हैं तो कृपया करके उस टाइम में आप जैसे बाग में ना जाएं, सैर ना करें। अगर सर्दियों में आपके ज़्यादा लक्षण हैं तो अपने आप को ठंड से बचाएं, गर्म कपड़े पहनें, सर्दी के एक्सपोजर से बचें, मास्क का प्रयोग करें,
और सबसे जैसे ज़रूरी जो चीज़ हमारे हाथ में है, मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनकी खांसी सिर्फ कई दवाएं ली उन्होंने, लेकिन मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आप अपने पेट्स को अपने कमरे से हटाकर बाहर कैनल में कर दीजिए, बाहर रख दीजिए, उनके लक्षण दूर हो गए। जिस दवा से आपको परेशानी हो रही है उस दवा का प्रयोग ना करें, जिस खान पान से आपको परेशानी हो रही है वो प्रयोग ना करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी जीवन शैली को आप एक अच्छा करें। योग और प्राणायाम से हम अस्थमा के जो लक्षण हैं उनको बहुत हद तक सीमित कर सकते हैं। एलर्जी तो होगी, लक्षण आएंगे, लेकिन उनसे अटैक नहीं आएगा यदि आप अपनी अच्छी जीवन शैली और योग और प्राणायाम करेंगे। हम ट्रिगर्स की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, और उसमें ख़ास तौर से हम धूम्रपान और अल्कोहल की बात करते हैं। हम यदि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो तंबाकू सेवन हुक्के के रूप में भी किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तंबाकू सेवन और जो हुक्के का प्रयोग है या धूम्रपान का जो प्रयोग कहीं पे भी है, वह अस्थमा को बढ़ा सकता है, लेकिन उसका जो मेजर रोल है वो इसके एक दूसरी बीमारी हमारी जिसको हम COPD कहते हैं, जहाँ पे एकदम परमानेंट डैमेज हो जाता है हमारे लंग्स में और हमारे एयरवेज में, वो उसकी तरफ ज़्यादा इंडिकेट करती है। लेकिन आप अगर ज़्यादा स्मोक करते हैं तो आपको एलर्जीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सांस की जो हमारी जो लेयर्स हैं वह धीरे धीरे उस पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर सुधांशु कालरा, जब हम इस तरह के रोगों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे समूह भी हैं जो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। ख़ास तौर से यदि हम गर्भवती माताओं की बात करें तो उनके लिए कोई ख़ास सलाह आपकी है अगर वो दमा रोग से पीड़ित हैं? जी, ये देखा गया है कि जब हम गर्भवती महिलाओं को देखते हैं तो उनमें से, और अगर वो एस्थमेटिक हैं, तो 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी लक्षण नहीं होते। 1/3 ऐसी हैं जिनके लक्षण जो पहले थे उतने ही रहते हैं, लेकिन 1/3 ऐसे महिलाएं हैं जिनके लक्षण बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि वह अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहें, और जो इन्हेलर्स का प्रयोग वो पहले कर रही थी, हो सकता है उन इन्हेलर्स में कुछ बदलाव करना पड़े, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, हर दवा जो है वो आपको नहीं दी जा सकती। टैबलेट्स का प्रयोग हमें कम से कम करना है, खासकर पहले 3 महीनों में, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हेलर्स का प्रयोग करें, क्योंकि उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे कम हैं, खासकर प्रेगनेंसी के दिनों में। डॉक्टर कालरा, हाल ही में हमने देखा विगत 2 वर्षों में हमने कोविड जैसी बीमारी से टक्कर ली और उसको हम काफ़ी हद तक परास्त करने में सफल भी रहे। क्या, क्योंकि ये भी एक श्वसन तंत्र की ही बीमारी रही और इसने हमारे फेफड़ों को प्रभावित किया, तो क्या खास तौर से यदि हम दमा पीड़ितों की बात करें, अस्थमा पीड़ितों की बात करें, तो उनमें कुछ खास दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जी, यह पाया गया था कि जो अस्थमा के या खासकर COPD के मरीज थे, उनमें कोविड का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि उनकी श्वास तंत्र जो है वो पहले से ही कमज़ोर था। तो जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, चाहे वो उसमें खासकर COPD और कुछ हद तक एस्मा में भी कोविड के जो लक्षण हैं वह ज़्यादा गंभीर होते हुए दिखे थे। डॉक्टर कालरा, वर्तमान समय की बात करें तो लगातार ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई सलाह आप देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? जी, पिछले कुछ दिनों में हमने कोविड के केसेस में ज़रूर बढ़ाव देखा है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि इस बार के जो केसेस रहे वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए। ज़्यादातर मरीज़ 4-5 दिन के खांसी बुखार से ठीक हो रहे हैं और हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा, देखिए, कोविड और ये वायरल इन्फेक्शंस आते जाते रहेंगे, हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। और एक चीज़ जिसका हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, हमें मास्क को नहीं उतारना है। अगर हम पब्लिक प्लेस में हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और जो भी हमने कोविड के पैंडेमिक के दौरान सब ध्यान रखा, खासकर हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन हम आज भी करें, और हम निश्चित तौर पे इस बीमारी से बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर सुधांशु कालरा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और विश्व अस्थमा रोग दिवस के अवसर पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।